हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार और गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला था F=G m1m2/r², ये देखा था। और जो कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका CGS यूनिट और SI यूनिट हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अगर ये टॉपिक ग्रेविटेशन जो टॉपिक है, इसको अगर तुम्हें डिटेल में स्टडी करना है, चाहते हो कि तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाओ, तो अभी जो बात है ये 9 पॉइंट्स है, इसको तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। बताया ही था। जैसे मान लो, वापस ले लेता हूँ एक एग्जांपल। जैसे देखो, यहाँ पे एक मास m1 एक m2, ठीक है, m1 m2, ये इस पे फोर्स F लगाया, तो ये भी इस पे फोर्स कितना लगाएगा? F। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R। ठीक है, तो बताया था क्या कि जो फोर्स होता है, ये दोनों क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। और क्या होता है? अपोजिट होता है। देखो, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो अपोजिट होता है। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है किससे? न्यूटन के थर्ड लॉ से। ये अगर इस पर फोर्स F लगाएगा, तो ये भी इस पर फोर्स F लगाएगा। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ये जो फोर्स एक्ट करता है, दोनों जो दो मास होते हैं, दोनों का जो सेंटर होता है, उसके ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग ये एक्ट करता है फोर्स। समझ रहे हो? जैसे मान लो दो मास है, ठीक है, दोनों का जो सेंटर है उससे जो लाइन ज्वाइन करेगा, उसी के अलॉन्ग ये क्या फोर्स लगता है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। देखो, इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्स है, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला में क्या आता है? F=G। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं होगी। m1 m2 मास है, और बीच में क्या है? जो बीच में नीचे r², वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दोज मासेस। अब क्या है? तुम इस दो मास को, ये जो m1 m2 है, उसको उठा करके लेके कहीं भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी मीडियम में लेके चले जाओ, तो इसके बीच में जो फोर्स है, जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाली। क्यों? इसको मीडियम से ये, मतलब ये मीडियम इसको इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम होता है। क्योंकि देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F=G m1m2/r²। अब क्या है? G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है, चेंज आएगा नहीं, R भी चेंज नहीं करना है। तो जो मीडियम है, चाहे तुम एयर में ले जाओ, वैक्यूम में ले जाओ, पेट्रोल में ले जाओ, डीजल में ले जाओ, वाटर में ले जाओ, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। अब जैसे मान लो यहाँ पे m1 है, ये m2 है, यहाँ पे कोई मास m3 है, ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस दोनों पे इस तीसरे मास का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस दोनों के जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है इस मास के। इसका इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो अलग लगेगा, लेकिन इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो जो F है वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वही लिखा हुआ ये, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अब देखो, ये लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज फोर्स, जो कि ना बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है। एक होता है लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स बोले तो जैसे मान लो अपना सन कितना दूर है? बहुत दूर है, ठीक है, 10⁸, मतलब उतने किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है ना, 10⁸8, 9, 10 इस टाइप से होता है किलोमीटर। और अर्थ यहाँ पर है, तब पर भी जो सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट, मतलब फील्ड है, उसमें रोटेट करता, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूर से भी ये लगता है। दो बॉडी अगर मान लो बहुत दूर दूर है, तब पर भी ये जो फोर्स है उसको वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फोर्स लगता है। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। यहाँ से ये समझ में आया। इट बिकम्स नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। अब जैसे मान लो दो मार्कर है, इसका भी मास है, इसका भी मास है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं x मीटर, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कैपिटल G है, ये तो कांस्टेंट है, दोनों के बीच में फोर्स लगा है, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं?
नहीं कर रहे, लेकिन क्या इस दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। इसका मास किलोग्राम में, इसका मास किलोग्राम में, दोनों के बीच में डिस्टेंस मीटर में यहाँ पुट कर दो, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और फोर्स आ जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में जो फोर्स आता है वो बहुत नेग्लिजिबल आता है, बहुत कम, जिससे क्या होता है ये जो फोर्स का इफेक्ट है वो अपने को दिखता नहीं है, फोर्स लेकिन लग रहा है, ठीक है, नेग्लिजिबल फोर्स होता है। अब ऐसे ही देखो, अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ तो अर्थ इसको अपने साथ अट्रैक्ट करता है। अब अर्थ का मास देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसका मास क्या है, जो भी है बहुत कम है। तब क्या होता है, अगर मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक भी मास बहुत ज़्यादा हो जाए या दो मास दोनों ज़्यादा हो जाए, तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इट बिकम्स नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। अगर हैवी बॉडीज हो तो ये पिक्चर में आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो दो टाइप का फोर्स होता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। अभी इसको बाद में अपन देखेंगे इसको डिटेल में, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है क्या, कौन सा ये फोर्स, तो तुम्हें भी ध्यान रखना है ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो दो मास ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, जैसे मैं और ये कैमरा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में इतना फोर्स नहीं है कि मैं इसके पास ले लूँ या कैमरा मेरे पास अट्रैक्ट होकर के आ जाए, ऐसा ज़्यादा फोर्स नहीं है। जैसा कि मान लो मैं इस मार्कर को रिलीज करता हूँ तो ये अर्थ इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, इतना फोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फोर्स लग रहा है। कैसा है, अट्रैक्टिव, कभी रिपल्सिव नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है क्या किया ना, कोई ऐसा दो बॉडी ले और जो कि रिपेल कर दे, नहीं करेगा रिपेल, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। डिस्टेंसेज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडीज। अब देखो जो डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं वो मैं पहले भी बता रखा हूँ, सेंटर टू सेंटर करते हैं। जैसे मान लो ये ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा यही लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का ले ले या यहाँ से यहाँ तक का ले ले, नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो कुछ बातें जो अपने को पता होना चाहिए रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट क्या है। पहली बात, द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। तो मतलब जो बीच में जो सन है, ठीक है, अपना सोलर सिस्टम की मैं बात कर रहा, अपना जो यूनिवर्स इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, अपना जो गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसके बगल में कौन सा है, इसके बाद जो है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। और सोलर सिस्टम ये मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है, पार्ट है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स तो एक ही होता है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। तो देखो बीच में क्या है, सन, ठीक है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सब जो है, जो उसके बीच में क्या लगता है, जैसे मान लो अपना अर्थ है और जो सन है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी के इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या हो रहा है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर मान लो दोनों के बीच में कोई फोर्स ना लगे तो अर्थ क्या होगा, टेंजेंशियल पाथ ले लेगा, वो डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट विच मेक्स द सैटेलाइट टू मूव अराउंड द प्लैनेट। अब देखो कोई भी सैटेलाइट जो प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ से, ठीक है, जो मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा, तो वो क्या होता है, वो भी क्या जो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही करता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट जो लग रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये अर्थ है और इसके अराउंड क्या है, कोई सैटेलाइट इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है। बेसिकली ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। दो टाइप का होता है, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, मैं वो बाद में बात करूँगा। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब देखो जैसे मान लो ये सैटेलाइट हटा दो, अब क्या अर्थ के अराउंड क्या एक लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, अर्थ के अराउंड एक लेयर ऑफ एक एयर है जिसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसमें आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सब
अलग अलग लेयर है। तो ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है ये जो इंटैक्ट है अर्थ के साथ। अगर मान लो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ज़्यादा नहीं है कि वो है ना एयर को क्या करे, पकड़ के रख सके, समझ रहे हो। ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे क्या है, एयर का जो एटमॉस्फेयर है जो ये अर्थ के अराउंड है, वो क्यों है, ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ का, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है, वो एक एयर का लेयर क्या है अपने ऊपर बनाया हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, समझ रहे हो। तीसरा लास्ट देखो, टाइड्स आर फॉर्म्ड इन द ओशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब देखो टाइड्स, ज्वार जिसको कहते हैं, ठीक है, जो ओशन में जो फॉर्म होता है, जो हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो देखो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मून, अर्थ और मून, और यहाँ पे क्या है, मान लो कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अर्थ में कोई वाटर बॉडी है, ये ब्लू कलर का। अब क्या होता है, जो टाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून। अब देखो जैसे मून जिसके पास आएगा तो क्या होगा, ये वाटर को क्या करेगा, हल्का सा क्या करेगा, ऊपर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हल्का सा, बहुत कम, हल्का सा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब जैसे फिर ये दूर चला जाएगा। अब अपने को पता है कि जो मून अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ तो होता नहीं है, तो डिस्टेंस क्या करता है, वैरी करता है, मतलब मून और अर्थ का डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होता, हर जगह सेम नहीं होता। ये तो मैंने दिखाने के लिए बस सर्कुलर बना रखा, होता है क्या, इलिप्टिकल बता रखा है केप्लर्स लॉ में। तो उससे क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ओशन के जो वाटर में लगता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हाई टाइड्स या लो टाइड्स आते हैं, फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, जैसे मान लो मैं इस मार्कर को रिलीज करता हूँ या ड्रॉप करता हूँ, तो ये क्या करता है, अर्थ के साथ अट्रैक्ट करता है। अब देखो इस मार्कर और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो क्या बराबर है, क्यों, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स अर्थ इस पर लगा रहा है, ठीक है, ये इसको मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, तो जितना अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स मार्कर भी अर्थ पे लगा रहा है, ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितना अर्थ जो फोर्स मार्कर पे लगा रहा है उतना ही फोर्स मार्कर भी अर्थ पे लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या पता है अपने को, ईच एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो तो मैंने तुमसे पूछा था कि जैसे मैं इसको रिलीज करता हूँ, ये तो अर्थ के साइड अट्रैक्ट कर जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, नीचे आता है, ठीक है, एक्सेलरेशन से, लेकिन अर्थ इसके साइड क्यों नहीं आता, जबकि दोनों पे फोर्स तो बराबर लग रहा है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं देता हूँ। तो टॉपिक अपना क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब देखो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये अपने को पता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, अर्थ, मान लो क्या है, मान लिया है तो नहीं, मान लेते हैं क्या है, अर्थ, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, ये इसका सेंटर है, ये क्या है, एक स्टोन है, या फिर मार्कर मान लो, कुछ भी मान लो कि स्टोन है, उसको ड्रॉप करते हैं या फिर उसको ऊपर थ्रो करो तब पर भी वो नीचे ही आता है, कोई बिल्डिंग से ड्रॉप करो तब पर भी वो नीचे ही आता है। तो अब देखो दोनों के बीच में न्यूटन के थर्ड लॉ से दोनों के बीच में जो ये एफ लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो एफ है वो होगा बेसिकली जी मास ऑफ स्टोन इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या, कौन सा डिस्टेंस होगा, यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये आर होगा, ठीक है। अभी उतना मतलब अपने को देखना नहीं है, मतलब ठीक है ना, ये आर है, सीधा कर लेना है इसको, तो ये यहाँ से देख लो ऐसे, ये बेसिकली क्या है, आर है, ठीक है, ये फोर्स आया, दोनों फोर्स बराबर होगा। अब देखो ये मास तो नीचे आ जाता है लेकिन ये अर्थ ऊपर नहीं जाता, ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वहाँ से ये आया था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो एफ इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या आया, फोर्स अपॉन, यहाँ देखो एफ एम ए, तो ए क्या आया, एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब देखो दोनों के लिए फोर्स तो क्या है, बराबर है। अब देखो एक बार मैं केस लेता हूँ फॉर स्टोन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन उसका मास, ठीक है, स्टोन का।
अब 4 अर्थ लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, ठीक है, यही तो होगा ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो ये क्या स्टोन के लिए, ये क्या हुआ अर्थ के लिए। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मास है कैपिटल एम, ये बहुत 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 ज़्यादा है स्मॉल एम से, ठीक है। ये जो मास एम है, ये जो मास एम है, ये एक एस्टिमेशन में क्या है, मतलब अप्रॉक्स कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और ये स्मॉल एम को मान लेते हैं क्या 1 kg। कहाँ 1 kg, कहाँ 10⁻24 kg, बहुत ह्यूज मास है अर्थ। अब देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मास को लगे, फोर्स तो दोनों जगह सेम है, एफ दोनों जगह सेम है, इसको एक्सेलरेशन स्टोन, इसको एक्सेलरेशन अर्थ बोला। तो देखो ये जो मास है ये 1 kg और यहाँ पे कितना है 6 × 10⁻24 kg। अब बताओ कौन सा एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अब देखो अपने इतना तो पता ही होगा मैथ्स में, अगर डिनोमिनेटर बहुत कम रहे, ऊपर का वैल्यू ज़्यादा रहे तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ क्या है, फोर्स तो सेम रखा, डिनोमिनेटर को बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। तो जिसके कारण देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब अगर तुम मास को इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास को इंक्रीज किए तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। मास को डिक्रीज करोगे, ठीक है, मास को डिक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही तो होता है, एक क्वांटिटी को डिक्रीज करो तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जो अपन ये मास का, ये स्टोन का जो एक्सेलरेशन, तो ये तो अपन ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल होता है, देख सकते हैं। लेकिन जो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अब देखो इतने बड़े मास से तुम इसको डिवाइड कर दोगे फोर्स को, तो ये बहुत कम वैल्यू आता है, ठीक है, फोर्स जबकि दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन ये इतना कम एक्सेलरेशन होता है कि इसको अपना आई क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाता। बाकी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये जो स्टोन है, ये अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट अपने साइड कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि अर्थ इसको पूरा का पूरा अट्रैक्ट कर लेता है अपने साइड, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। तभी तो वो बताया जाता है जब मास ज़्यादा हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन, वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट मासेस, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फिजिक्स मैजिक को, तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है। थैंक यू।